हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट के एमसीक्यू के बारे में। किसके बारे में बात होने वाली है आज? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू के बारे में। जो बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये वीडियो बाकी अदर यूनिवर्सिटी में भी क्या हो सकती है, यूज़ हो सकती है। तो अगर आपको ये टॉपिक है और मैनेजमेंट से रिगार्डिंग अगर आपको एमसीक्यू आते हैं आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो पर्टिकुलर इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ जो है वो अभी फ़िलहाल तो ये है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ की जो एग्ज़ाम चल रही है एमसीक्यू पैटर्न में, उससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जिन क्वेश्चन के आने की है उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसे ध्यान से सुनिएगा आप। इस वीडियो में हम 40 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हो सकता है मे बी आपको इन 40 एमसीक्यू जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मैंने जितने यूनिट होते हैं आर्टिमेन्यू में 6 सेमेस्टर में 4 यूनिट होते हैं, उन चारों यूनिट को कवर करने की कोशिश इस वीडियो में किया हो। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर वीडियो में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है। आप अपना क्वेश्चन अपना डाउट वहाँ पे क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। साथ में आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं। ये वीडियो भी एक रिकमेंडेड वीडियो है। लास्ट वीडियो जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया तब बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किया कि सर आप हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्या बना के दे दो, वीडियो बना दो जहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करवा दो। उसी कमेंट का एक मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्राई है। तो आप भी कमेंट कीजिएगा और आप भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपको उन क्वेश्चन की तरफ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 40 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, बोलता है फॉलोइंग द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो विल बी। इसको मैं शॉर्ट में पीवीआर बुलाते हैं। हम क्या बुलाते हैं इसको? पीवीआर, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो है, यहाँ पे बोला है कि ये साल दिया है 2015 और 16, सेल दिया है 2 साल का और प्रॉफिट दिया है 2 साल का। तो पीवीआर का अगर 2 साल का डाटा दिया होता है तो एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम, वो होता है चेंज इन प्रॉफिट। क्या फार्मूला होता है याद रखिएगा? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन सेल ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और इनटू क्या करना पड़ता है? 100 करना पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ? तो 5 लाख से कितना बन गया? 10 लाख बन गया। मतलब चेंज कितना हुआ प्रॉफिट का? तो प्रॉफिट का चेंज हुआ 5 लाख का। चेंज इन सेल, पहले सेल कितना था हमारा? ये 50 लाख था, अभी कितना हो गया? 75 लाख हो गया। मतलब 25,000 का क्या हुआ? इंक्रीमेंट, मतलब चेंज हुआ। और इनटू क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, आप कैसे सॉल्व करो? मैंने 5 जीरो हटा दिया, मैं 5 जीरो हटा दिया। ये 5 1 सा 5 एंड 5 5 सा 25, मतलब 5 एक बार और 5 5 25। तो ये 1/5 और यहाँ 100 है तो ये 1 और ये बन जाएगा 20। कितना परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम्स में। आपको ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने करवा दिया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया कितना आया? 20 आया। आपको पीवीआर का फॉर्मूला याद रख के चलना है, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल। अगर 2 साल का डाटा हो तो, अगर 2 साल का डाटा नहीं है तो क्या फॉर्मूला होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आता है तो डेफिनेटली बताइएगा, और अगर उससे क्वेश्चन बनता है तो हम आगे ज़रूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोलता है क्वेश्चन में अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम प्रोडक्ट कॉस्ट आर। जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें क्या आता है? तो पहला बोला है जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, बोलता है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट है एक्चुअली।
इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है और प्लस होता है वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर फिक्स कॉस्ट प्लस अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो मेरी क्या बन जाती है, मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। ऐसा बोलना चाहता है ये। इक्वल टू ओनली मार्जिनल कॉस्ट, जो प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक है, जो ये आया मार्जिनल कॉस्ट, ये प्रोडक्ट के बराबर होता है क्या, ये पहला स्टेटमेंट था। तो ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से पूछा है। तो आप याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, वो ऑलवेज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हमेशा उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट किसके बराबर होती है, इसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। याद रखिएगा, इक्वल्स टू ओनली मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या है? तो सिंपल लिखा है, कुछ ऑप्शन दिया है, प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, मैं अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, ये तो सही है। असिस्ट इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है तो आप में असिस्ट करता है, हेल्प करता है आपकी, ये भी सही है। असिस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़, हर दिन की एक्टिविटीज़ को कैसे किया जाए उसमें भी हेल्प करता है, ये असिस्ट करता है। तो मतलब ये सभी एम किसके होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ चुका है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, बोलता है द प्राइम फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन, देखिए ये सब फंक्शन है इसके, ये काम है इस सब के, ये जो चार ऑप्शन होंगे ये सब क्या है, इसके फंक्शन है, इसके काम है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है प्राइम फंक्शन, मेन इंपॉर्टेंट क्या का है, तो रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कभी भी काम नहीं होता कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करे। जो बिजनेस रिकॉर्ड करने का काम जो होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, वो होता है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट काम है, काम होता है इसमें। पर इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डाटा, अगर फाइनेंशियल डाटा जो होता है उसको नॉर्मली सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, पर यहाँ पे भी इंटरप्रेट होता है, ऐसा कि नहीं होता। इसलिए मैंने बोला ये काम होता है इसका, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो होता है, यहाँ लिखा है, असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि जो मैनेजमेंट है किसी भी कंपनी का, उसके फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से काम कराने में क्या करे, हेल्प करे। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। जस्ट लाइक नाम ही है इसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब हेल्प टू द मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, हेल्प करना, उसी के पर्पज से क्या बनाया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाया जाता है। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो दिया है 25%, सेल दिया है 1,20,000, फिक्स कॉस्ट दी है 17,500 और आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट। तो मैं आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दूं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स इनटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो हमारे पास सेल कितना है, 1,20,000, 1,20,000, PVR रेशियो है 25% और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 17,500। कितनी है, 17,500, ये मैंने लिख दिया 17,500। तो 1,20,000 का अगर मैं 25% निकालता हूँ तो ये होता है मेरा कुछ 40,000, 30,000 एक्चुअली। देख लेते एक बार, कैलकुलेट कर लेते 1/4, मतलब 30,000। कितना हो जाएगा ये, 30,000। और 30,000 में से 17,500 अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 12,500। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब बोलोगे सर आपने जो, आपको ये तो समझ में आ गया कि ये फार्मूला आपने कैसे लगाए, तो बेटा ये फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। सर हमारे पास फार्मूले नहीं है, तो बेटा मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने बीईपी के पूरे फार्मूले, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के पूरे फार्मूले को यहाँ यूट्यूब पे ही क्या किया हो, एक्सप्लेन किया हो। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिलती तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर बीईपी फार्मूला की वीडियो चाहिए। सो मैं कमेंट बॉक्स में वो लिंक को क्या कर दूंगा, पेस्ट करके पिंग कर दूंगा, मतलब वो आपको लिंक मिल जाएंगे आसानी से। आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेना, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और वहाँ जाके पूरे फार्मूला को पढ़ लेना, पूरे कॉन्सेप्चुअली मैंने सब बातें आपको वहाँ पे समझा के रखा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर, जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, बोलता है काय का है। तो सिंपल है, मैनेजमेंट जो होता है वो कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के काम आता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग
और लिखा है कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है, तो रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट देना। तो रिपोर्ट से क्या हो सकता है, तो सबसे पहले रिपोर्ट से हम उन फैक्टर को एनालिसिस कर सकते हैं जो वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और उनको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेनी पड़ेंगी, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है किसका, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग का। देखिए वापस आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलता है 25% है, और सेलिंग प्राइस कितनी है बोलता है 25 रुपये है पर यूनिट की। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी। तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, जो सेलिंग प्राइस होती है उसे माइनस कर देना, जो भी ये पीवीआर का परसेंटेज होता है, पीवीआर का क्या होता है, परसेंटेज जो होता है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो अगर मैं 25 माइनस 25% करता हूँ, 25 माइनस 25%, आप कैलकुलेट से कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 18.75, नॉट परसेंटेज, एग्जैक्ट आंसर 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 75, जिसको मैंने 75 पढ़ा। डेसिमल के बाद 75 पढ़ते हैं, पॉइंट में आता है तो उसे 75 नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बोल दिया मैंने। ओके, सो याद रखिएगा ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास आया है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डायरेक्टली कंसिडर एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है, बोलता है जो डायरेक्टली फंक्शन नहीं है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन में हमने बात भी किए थे, डिसीजन मेकिंग भी होती है और रिपोर्टिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही क्या आया था, रिपोर्टिंग भी आया था। पर कॉस्ट कंप्यूटेशन जो होता है ना, वो मैनेजमेंट का डायरेक्टली फंक्शन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो कॉस्ट कंप्यूटेशन का काम होता है वो किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। किसका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अकाउंटिंग के टाइप होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंट। तो ये तो आपके सब्जेक्ट के नाम ही है फाइनल ईयर के। तो मतलब फाइनेंशियल में हम मतलब फाइनेंशियल टर्म में बात करते हैं, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करते हैं। कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में हम क्या बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में बात करते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप चैनल में जाके बुक कीपिंग ऐसा सर्च कीजिएगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेसिक करके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेसिक। तो आपको वो वीडियो जरूर दिखेगा, आप वहाँ से आप अकाउंटिंग का पूरा बेसिक क्या कर सकते हो, सीख सकते हो कि अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये सब बातें मैंने वहाँ पे बताया। सो आप अगर आपको लगता है डिटेली जाना चाहिए तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कुछ 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है डिटरमाइन द कंट्रीब्यूशन। आपको क्या ढूंढना है, कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, और आपके पास क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है और लॉस कितना दिया है, 50,000 का। देखिए मैंने आपको उस मार्जिनल कॉस्ट का एक स्टेटमेंट पढ़ाया हो, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का एक स्टेटमेंट पढ़ाया हो, ठीक है, याद रखना आप, ये काम में आएगा। सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तो मेरा या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है, मतलब प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दिया हूँ मैंने आपको, या मैंने बोला ना वो वीडियो जो पिंक करके रखा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट उस वीडियो में भी आया है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एक बार मैं आप सबको बोलूँगा कि एक बार ज़रूर देखना। अब क्वेश्चन ने हमारे पास लॉस दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन ने में लॉस दिया है कितने का, 10,000। तो ये लॉस में कितना आ गया, 10,000 तो आ गया। फिक्स कॉस्ट भी देके रखा है कितना, 50,000 देके रखा है, सॉरी लॉस हमारा 20,000 का है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी दिया है, 50,000 दिया है। तो अगर आप सोचो, अब ध्यान लगाओ अच्छे से, अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, तो आप मुझे बताओ कितने अमाउंट में से अगर मैं 50,000 माइनस करूँ तो आंसर कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो सिंपल है, आप ही बोलोगे सर 70,000 में से क्या माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये आंसर 20,000 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 70,000। अगर आप ऐसे याद नहीं रखना चाहते, आप रटना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप फिक्स कॉस्ट में क्या प्लस कर दो, जो फिक्स कॉस्ट है आपकी उसमें अपने लॉस को प्लस कर देना, और कंट्रीब्यूशन में अगर लॉस नहीं आता, मतलब फिक्स कॉस्ट और यहाँ लॉस की जगह क्या होता, प्रॉफिट होता, तो आप फिक्स कॉस्ट में से प्रॉफिट को क्या कर देना था, माइनस। याद रखना, अगर फिक्स कॉस्ट है और लॉस है तो प्लस होगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, और जब प्रॉफिट है तो फिक्स कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो थोड़ा सा ये बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। सो अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है मुझे लगता है, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से एक बार वापस समझिएगा। अगर नहीं समझाए तो थोड़ा पीछे चले जाइए और एक बार वापस सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, बोलते हैं द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय। अगर आपको अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चेंज करना है, मतलब इंप्रूव करना है, मतलब अच्छा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जो प्रॉफिट पीवीआर का फॉर्मूला मैंने बोला था ना, आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100। ठीक है, तो मतलब जो ये पीवीआर होता है वो बेस किसके ऊपर होता है, सेल के ऊपर। किसके ऊपर बेस होता है, सेल के ऊपर। तो अगर आप क्या करते हो, अपनी सेलिंग की प्राइस क्या कर लोगे, बढ़ा दोगे, तो आपका पीवीआर रेशियो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको पीवीआर को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको अपना सेलिंग मिक्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सेलिंग मिक्स बढ़ाते हो तो आपका पीवीआर रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और आप अपने पीवीआर रेशियो को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप रटना चाहते हो तो अलग बात है, कुछ लोग इसे लर्न कर लेते हैं और कुछ लोग इसे समझ लेते हैं, और मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ समझाने के ऊपर, क्योंकि अगर चीज़ें समझ में आ गई तो हम उसे कितनी ही बार कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपीयर इन द कैश बजट। देखिए अब एक कैश बजट क्या होता है वो समझ लीजिए सबसे पहले। तो अगर पैसा आता है, मतलब पैसा आना, मतलब हम उसको बुलाते हैं रिसिप्ट, और एक होता है पैसे का जाना जिसको हम बुलाते हैं पेमेंट। कैश बजट में दो साइड होती है, एक होता है रिसिप्ट एंड एक होता है पेमेंट। बस कैश बजट में हम पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को, ये होता है हमारा इनफ्लो पैसे का आना, और ये होता है हमारा पेमेंट मतलब आउटफ्लो, इसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्या बोल रहा है, मशीनरी बॉट विदाउट डाउन पेमेंट ऑन हायर परचेज बेसिस। देखिए मैंने मशीनरी खरीदा हो पर पेमेंट नहीं किया हो। ठीक है, मैंने मशीनरी खरीदा हो विदाउट डाउन पेमेंट नहीं किया हूँ बोलता है, बट मशीनरी खरीदा हूँ, इन फ्यूचर मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कैश पेमेंट होने वाला है, हुआ नहीं है एक्चुअली। अब देखिए पहले समझ लेते हैं पूरा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये तो क्लियर कट बोल रहा है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, ये बात याद रखिएगा। देखिए डेप्रिसिएशन पैसे में थोड़ी ना लगता है। ठीक है, कभी आपने डेप्रिसिएशन लगाया हो तो वो पैसे के टर्म में कभी नहीं आता, वो पैसे में तो नहीं आता, बल्कि बस एक वैल्यू होती है। क्या होती है, एक वैल्यू होती है जो हम क्या कर देते हैं, असेट्स में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर वो पैसे से रिलेट नहीं करता सो हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। ठीक है, अगले देख लेते हैं, सेल रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस। अगर मैंने सेल किया और मुझे कमाई हुई तो एज ऑब्वियस वो मेरा कैश में क्या बन जाएगा, रिसिप्ट बन जाएगा। वेजेस पेड किया मैंने तो एज ऑब्वियस वो मेरा पेमेंट है, और ये डाउन पेमेंट मैंने किया नहीं हो, हायर परचेज पर खरीदा हूँ तो मुझे डाउन पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये कैश पेमेंट होने वाला है, अभी तो नहीं हुआ, तो अभी इसे कैश बुक में तो अभी फिलहाल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, पर जब पेमेंट होगा तब मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन को हम कभी भी कैश बुक में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो याद रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलिए आगे हमारे पास आता है जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट होता है। ठीक है, उसमें इनमें से कौन सी बात होती है बोला है, उसकी डेफिनेशन है, फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो ए बजट दैट इज एग्जिस्ट द रिफ्लेक्ट डिफरेंट कॉस्ट एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स। देखिए जब आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाए होंगे तो आपके पास कैपेसिटी होती थी 50%, 60%, 80%, 100%, ऐसा होता था ना। तो हम क्या करते थे, हम 50% कैपेसिटी को देख के 60 वाला कॉलम भरते थे अमाउंट का, 80 वाला और 100 वाला भी। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास कॉस्ट दी है। ठीक है, एक बजट की कॉस्ट दी है, मतलब हमारे पास एक बजट दिया है। ठीक है, अब हम उस बजट को देख कर उसके एग्जैक्ट क्या हो रहा है, उसके एडजस्टमेंट को देख कर रिफ्लेक्ट कहाँ करते हैं, डिफरेंट कॉस्ट को डिफरेंट लेवल पर क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब जो 50% पे जो खर्चा आया उसको देख के हम 60% पे बताएंगे, 80% पे बताएंगे और 100% पे बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल बजट होता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है फिक्स कॉस्ट यानी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। देखिए जो चीज़ प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलता, प्रोडक्शन मतलब आपके, जिसे हम कभी कभी आउटपुट भी बुलाएंगे। ठीक है, आउटपुट के साथ अगर वो नहीं बदलता या क्वांटिटी के साथ नहीं बदलता तो वो क्या होता है, आपका फिक्स कॉस्ट होता है। जो बदल जाए वो वेरिएबल। ठीक है, जो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ वो क्या होता है, चेंज होता है, या आउटपुट के साथ चेंज होता है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। और जो बदलता नहीं है प्रोडक्शन के साथ वो क्या होता है, हमारा फिक्स कॉस्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है चेंज इन द टोटल इन प्रपोर्शन इन चेंज इन आउटपुट, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, जो चेंज हुआ टोटल के हिसाब से, विच वेरीज डायरेक्टली विद द आउटपुट, तो ये भी उसी का है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। सो आंसर लिखा है
विच डज नॉट चेंज इन द टोटल ड्यूरिंग द पीरियड डिस्प्यूट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मतलब क्वांटिटी में अगर चेंज हुआ ना तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बोलता है नॉट चेंज। सो ये हमारा क्या है क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जो चेंज होता है ना तो वो नहीं होगा। और एक बात यहाँ याद रखिएगा, रिमेन सेम फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। याद रखना कि जो वेरिएबल, ये मैंने बहुत बार बताया हो बच्चों को, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बना सकता है वो, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना उसका पर यूनिट ना हमेशा सेम आता है। पर यूनिट क्या आता है, सेम आता है। और जो हमारा फिक्स कॉस्ट होता है इसका जो पर यूनिट आता है ना वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। क्या आता है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ये पर यूनिट में अगर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो आप देखो, अगर मैं फिक्स कॉस्ट लिखता हूँ तो मैं 10 का 10, 10 का 10, मतलब फिक्स कॉस्ट क्या रही मेरी, सेम रही। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लिखता हूँ तो मैं 10, 15, 20 लिखता हूँ, तो ये डिफरेंट होती है। लेकिन अगर इसके पर यूनिट को देखा जाए तो उल्टा होता है। देखिए, वैल्यू में आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डिफरेंट है, पर यूनिट में क्या रहेगा, सेम। फिक्स कॉस्ट वैल्यू में क्या रहेगा, सेम, पर यूनिट में क्या रहेगा, डिफरेंट। तो ये बात याद रखना कि उल्टा क्रॉस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से सुन लेना आप। सो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये वाला जो होगा, जो रिमेन सेम रहता है, तो सेम कहाँ रहता है, वेरिएबल कॉस्ट में। ये भी वेरिएबल कॉस्ट का स्टेटमेंट है, ये भी काय का है, वेरिएबल कॉस्ट का। बस यही स्टेटमेंट जो है वो काय का है, आपका फिक्स कॉस्ट का है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 नंबर पर। ठीक है, सो ये आ गया, बोलता है बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड आउट। जो बजटरी कंट्रोल होता है इनमें हम लेते हैं लेकिन किसको नहीं लेते, तो हम इसमें जो नहीं लेते ना वो होता है हमारा यूजिंग स्टैटिक बजट्स। हम स्टैटिक बजट्स को नहीं लेते, हम मॉडिफाई प्लान्स को ले लेते हैं, हम एनालाइजिंग डिफरेंसेस को भी लेते हैं, और कोई डिफरेंस होता है एक्चुअल एंड प्लान्स में, रिजल्ट में, तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। हम स्टैटिक बजट्स को लेके नहीं चलते यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ये फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर केयरफुली स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। तो फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं, तो हम एक स्टडी करते हैं किसकी, फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। याद करो थोड़ा सा बेटा कि जब हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाए होंगे तो हमने इन 3 कैटेगरीज में खर्चों को बांटे थे। तो ये बस याद रखना, खर्चों को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ये देख लो, अब इनका मीनिंग भी थोड़ा समझ लो। जो चेंज नहीं होगा वो फिक्स, जो चेंज हो जाता है प्रोडक्शन के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से, वो वेरिएबल। जो सेमी वेरिएबल वो होता है जो थोड़ा बहुत क्या है, फिक्स है, और थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है। मतलब थोड़ा बहुत सेम रहेगा हमेशा और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होगा, बदल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेमी वेरिएबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द। किसके काम में आता है बजटरी कंट्रोल, तो सिंपल बात है वो मैनेजमेंट के काम में आता है। किसके काम में आता है, वो एज अ फ्रेंड है, फिलोसोफर और गाइड भी काम करता है। कौन, बजट काम करता है मैनेजमेंट के लिए। आगे देखिए हमारे पास बोलता है provides an estimate of the capital amount that may be required for buying the fixed assets needed for the meeting production requirement। जैसे देखिए ये किसकी बात कर रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल अमाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बाइंग असेट्स। तो याद रखना अगर किसी असेट्स को खरीदने में हम पैसा लगा रहे हैं ना तो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी असेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, बट अब बात को ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। मैंने बोला वो कैपिटल बजट हो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कोई बजट का नाम ही नहीं है। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, कैश में पेमेंट किया ना। अगर मैंने खरीदा हूँ, बाय किया हो फिक्स असेट्स, तो मैंने कैश में पेमेंट किया, तो उसकी एंट्री कहाँ आनी चाहिए, कैश बजट में आनी चाहिए। तो अब कुछ बच्चे क्या करते, अरे यहाँ कैपिटल लिखा है और ये खरीदना एक्सपेंसेस होता है, तो कहाँ आएगा, बोलते हैं कैपिटल बजट में आएगा। पर ऐसा नहीं होता बेटा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को समझना और फिर सॉल्व करना। बहुत बार एग्जामिनर आपको जानबूझकर ऐसे आंसर देगा कि आपको लगेगा कि वही आंसर है, पर वो आंसर नहीं होता। तो थोड़ा सा सेफली क्वेश्चन को क्या करना, डील करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो बोलता है is stated as a budget which made to change
एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या होता है, 50% पे कुछ अलग, 60% पे कुछ अलग और 100% पे अलग। कौन सा बजट होता है बोलो, ठीक है। तो वो बजट कौन सा होता है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है या चेंज होता है, तो हमारा होता है फ्लेक्सिबल बजट, जो चेंज हो जाए लेवल्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो बोलता है budgetary control does not depend on changing business situation like inflation and economic recession। अरे बजट है तो फ्यूचर के प्लान और कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। नॉट डिपेंड कैसे बोल सकते हो, वो तो डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन हो गया तो बजट बदलना पड़ेगा, अगर रिसेशन आ गया तो बजट बदलना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है बिल्कुल। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो जॉर्ज टेरी है, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, काय की डेफिनेशन है ये, बजटरी कंट्रोल की है। तो थोड़ा सा इस डेफिनेशन को आप याद करो, शायद क्वेश्चन में बहुत बार पेपर में क्या बोला है कि डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है, कि एक डेफिनेशन दे देता है, बोलता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया। तो थोड़ा सा आप याद रखना, ये जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन को एक बार क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। समझाने में इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है इस डेफिनेशन को। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो बोलता है हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर मार्केट्स वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए कंपनी। अगर आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कि फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होंगी, तो जो हम रेशियो बनाते हैं उस रेशियो का नाम देते हैं हम प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या नाम देते हैं इसको, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो से हमें पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। प्रिडिक्शन का काम होता है। चलो ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हाँ 22 वाला, याद रखना। आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो बोला है। करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो सबसे पहले तो बेटा, तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए जो रेशियो होता है वो होता है, इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। मतलब करंट असेट्स 2 होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब लोगों को देने के लिए 1 रुपया और अपने पास कितना होना चाहिए, 2 रुपये होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखता है आपको, कौन सा वाला दिखता है, बी वाला। तो आप क्या करोगे, इसको टिक कर दोगे। बेटा थोड़ा सब्र करो, देखो क्वेश्चन में ये जो 4 और 2 दिया है, तो बेटा इसको अगर मैं शॉर्ट करूँ तो 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4, वापस क्या बन गया, 2:1 ही तो बन गया। तो ये क्या हो गया आंसर इसका, फिर बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो 4:2 है और 2:1 है, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, सेम है। इसलिए इनके क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे, दोनों आएंगे। तो जल्दबाजी मत करना, मैंने बोला ना कि आप इसको आंसर को टिक करके आ जाते और फिर गलत हो जाता, फिर आपको कंफर्म हो जो आपको आता है वो सही है। ऐसा नहीं कि जो आपको पता है आइडियल रेशियो 2:1 आता है वो गलत है। लेकिन क्या हुआ, आपने पूरे ऑप्शन के ऊपर फोकस नहीं किए, आपने जल्दबाजी दिखाए। तो जल्दबाजी मत दिखाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को क्या करना, अटेम्प्ट करना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन लॉजिक का खेल होता है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, तो क्वेश्चन आपको आराम से बन जाता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी दिखाए तो क्वेश्चन का आंसर आपको आते हुए भी आप उसको क्या कर पाओगे, गलत कर पाओगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही क्या करना, सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं एक रूल समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछा है परचेस ऑफ फिक्स असेट्स, तो आपको मैं एक फिक्स असेट्स अकाउंट बना के देता हूँ। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो लास्ट में आता है उससे क्वेश्चन है, याद रखना। कोई भी असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, हमेशा क्रेडिट साइड में, किसी भी असेट्स का हो, ठीक है। अगर कोई परचेस हुआ तो इधर आएगा और कोई सेल हुआ तो किधर आएगा, इधर आएगा। तो हमारे पास 19 और 20 डाटा दिया है, मतलब 19 ओपनिंग हो जाएगा हमारा, 20 हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये 19 में कितना था ओपनिंग, 5,70,000, या मैं लिख देता हूँ 5,70,800 था। क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 6,15,300 था। और यहाँ लिखा है कि मशीनरी को सेल किया गया कितने का, 60,000 का। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और भी बातें बता देता हूँ। अगर डेप्रिसिएशन होता तो वो इधर आता, अगर लॉस भी होता तो वो इधर आता, ठीक है। तो ये बात याद रखना, फिलहाल तो नहीं आया है। अगर इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो इस साइड की टोटल आती है मेरी 6,75,300 रुपये। और इस 6,75,300 को मैं यहाँ लिख दिया। और जो बैलेंसिंग फिगर बना, जो बैलेंसिंग फिगर क्या है यहाँ आया है, क्योंकि यहाँ पे 5,70,800 है,
तो ये जो बैलेंसिंग फिगर मिला है कितना 1,04,500 का, तो यही हमारा क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा नहीं बहुत ही याद रखना, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट में भी आने वाला है। सो ये बात थी, अगर नहीं समझा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चन के। चलिए आगे बोलता है क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स 25% अबाउ द कॉस्ट। तो देखिए सिंपल बात है, अगर कोई चीज़ 100 की है, हम अज्यूम कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या की हो आपने 25% बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दे 125 कर दे। ये उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, आपने कितने में बेचे 125 में, तो आपको फ़ायदा कितने रुपये का हुआ 25 का, और कॉस्ट कितनी की थी 100 की। तो आपका रेशो पूछा है तो रेशो बता दो आप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रेशो फिर आपका, सिंपल। और चीज़ कितनी की थी एक्चुअली सेलिंग प्राइस आपने कितने में बेचे हो, इफ सेलिंग प्राइस 25% अबाव है, ठीक है 25% अबाव सेलिंग प्राइस है, मतलब 125 में हमने बेच दिए अबाव द कॉस्ट, एंड आपको क्या पूछा है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है, ठीक है। देखो पर कितने में बेचे हमने उसको 125 में बेचे, तो इसके हिसाब से सॉल्व करूंगे बेटा। 25 अपॉन में क्या आएंगे 125 आएगा, तो 25 एक 25 25 पर 125 1/4 का मतलब कितना होता है आपका 20%, क्या हो जाता है 20%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट आल्सो रेशियो इज आल्सो कॉल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बुलाते हैं, या ग्रॉस मार्जिन टू नेट सेल भी बुलाते हैं, मतलब ये सभी नाम किसके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के हैं। मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको याद रखते हुए चलना है आपको। द हायर इन द रेशियो इज मोर फेवरेबल इट इज डज नॉट स्टैंड ट्रू। देखो बोलता है कि अगर कोई रेशियो क्या है हायर है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा रेशियो है जो हायर होना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप ही बताओ। लिक्विडिटी, पैसा अच्छा हो, लिक्विडिटी रेशियो मतलब आपके पास कैश कितना है वो, अगर आपके पास कैश अच्छा हो तो आपके लिए फेवरेबल है, मतलब सही है। नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, मतलब आपके पास नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो भी चीज़ आपके लिए क्या हुई, फेवरेबल हुई। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक आपके पास अच्छा होगा तब आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी अच्छा होगा, तो ये भी बात आपके लिए अच्छी हुई। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो होता है खर्चों का रेशियो, मतलब अगर आपके खर्चे ज़्यादा है तो आपके लिए फेवरेबल बात हुई कि अनफेवरेबल बात हुई, तो आपके लिए वो अनफेवरेबल बात हुई। तो ये वाला क्या है, ये स्टैंड नहीं करता। इसका ज़्यादा होना, इसका हायर होना हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, इसका कम होना हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बोलता है इफ़ सेलिंग प्राइस फिक्स्ड 25% अबाव। अभी तो हमने ये बात की थी, क्वेश्चन तो आया था और उसका आंसर भी कितना आया था 20% आया था, ठीक है। सो आप बना लीजिएगा इसको। आगे देखना बोलता है स्टॉक इज कंसिडर एज लिक्विड असेट्स एज एनी टाइम इट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली। सो देखिए स्टॉक हमारी जो है वो लिक्विड असेट्स नहीं है बेटा, ये हमारी लिक्विड असेट्स नहीं है। ये जो स्टॉक है वो हमारी क्या है, करंट असेट्स है। बेटा स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो अनसोल्ड गुड्स को ही हम क्या कंसिडर करते हैं, स्टॉक कंसिडर करते हैं। तो बेटा आप मुझे बताओ क्या मैं सामान को किसी भी समय बेच सकता हूँ क्या, तो इट नॉट पॉसिबल कि मैं कन्वर्ट कर सकूँ इजीली, एनी टाइम वर्ड यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इसे हम करंट असेट्स नहीं बोलते, एक्चुअली करंट असेट्स बोलते हैं, लिक्विड असेट्स नहीं बोलते। इसलिए तो जब हम लिक्विड असेट्स निकालते हैं तो हम इन्हें एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लिक्विड असेट्स के समय, क्या पढ़े होंगे, तो हम लिक्विड असेट्स में से करंट असेट्स लेते हैं, उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो स्टॉक है और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो आपकी क्या नहीं है, करंट असेट्स तो है लेकिन लिक्विड असेट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो, ये हमारी लिक्विड असेट्स नहीं है। चलिए आगे बोला है कलेक्शन ऑफ डेटर्स। कलेक्शन ऑफ डेटर्स से क्या होगा, तो याद रखना अगर कलेक्शन ऑफ डेटर होता है मतलब आपका पैसा मिल जाता है तो आपका करंट रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटर से आपका जो करंट रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है टर्नओवर रेशियो आर आल्सो नोन एज। टर्नओवर रेशियो को क्या बुलाते हैं, तो इसे एक्टिविटी रेशियो भी बुलाते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी बुलाते हैं, मतलब बोथ ए एंड बी बुलाते हैं। देखो एक्टिविटी मतलब कितना काम हुआ, परफॉर्मेंस मतलब भी कितना ही काम हुआ, टर्नओवर का मतलब ही होता है आपने कितना बेचे हो, ये सब चीज़ें। तो बोथ आर, तीनों जो टर्म्स है वो सिमिलर है, ठीक है। आगे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है।
बोला है अमोटाइजेशन ऑफ प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। अमोटाइजेशन मतलब कुछ नहीं होता बल्कि रिटर्न ऑफ होता है। क्या होता है? रिटर्न ऑफ होता है। तो किसी भी खर्चे का रिटर्न ऑफ कभी भी सोर्स नहीं होता, ना कभी अप्लीकेशन होता है, ना ही वो किसी फंड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस होता है, ना फंड ये आपका क्या है, सोर्स भी नहीं है, ना ये अप्लीकेशन है। सोर्स का मतलब क्या होता है? तो सोर्स का मतलब होता है पैसा आना, और अप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो पैसे का जाना। तो बेटा रिटर्न ऑफ करने से, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने से ना ही पैसा आता है ना ही पैसा जाता है। तो ये अप्लीकेशन भी नहीं है, ना ही आपका क्या है, सोर्स है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स मतलब सिंपल बात है, उल्टा आपको फिक्स असेट बतानी है। तो आप तो बेटा होशियार हो। लैंड एंड बिल्डिंग भी तो हमारी फिक्स असेट्स है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी फिक्स असेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी फिक्स असेट्स है। तो सभी के सभी क्या है, हमारी फिक्स असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है। ठीक है, तो ये सब नॉन करंट असेट्स है। नेक्स्ट हमारे पास आया है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है? देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो आप उस प्रॉफिट में से कुछ खर्चा करते हो। प्रॉफिट में से क्या करते हो? कुछ, जैसे मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, इसमें से अगर मैं कुछ खर्चा करता हूँ तो मेरा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट में से खर्च होना चाहिए, किसी और जगह से खर्च हो तो हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, वो एक्सपेंसेस होगा। जैसे टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। तो सिंपल है, अगर आप इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो या प्रॉफिट से टैक्स दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है, तो ये तो है प्रीमियरी एक्सपेंसेस का रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये भी आपके प्रॉफिट को क्या करता है, कम कर देता है, तो ये भी है। और एक है आपका डिविडेंड पेड, तो ये भी है। लेकिन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, तो जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स होता है वो आपके प्रॉफिट्स में से नहीं होता, वो आपके डेटर्स के अमाउंट्स में से होता है। किस में से होता है? वो डेटर्स के अमाउंट्स में से होता है। तो ये याद रखना। ठीक है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू द फंड फ्लो, सॉरी एक्चुअली एक बार वापस पढ़ लेता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनटू द फंड फ्लो ऑफ फंड। बोलता है कि इनमें से क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ फंड। ओके, इसमें से कौन सा फ्लो ऑफ फंड है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है फ्लो ऑफ फंड। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है परचेस ऑफ फिक्स असेट्स ऑन क्रेडिट। अगर फिक्स असेट को परचेस किया आपने किस में, क्रेडिट में किए, तो आपके पास फिक्स असेट्स है, आपके पास पैसा तो गया नहीं, पहली बात। परचेस ऑफ फिक्स असेट्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, तो आपके एक चीज़ आई और एक चीज़ क्या हो गई, चली गई। परचेस ऑफ फिक्स असेट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स, मतलब एक चीज़ आई और एक चीज़ गई। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने पूछा है फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड मतलब क्या होगा, पैसा देना। ठीक है, जिसे हम अप्लीकेशन बुलाते हैं या यूजेस बुलाते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा सर आंसर क्या कर दो, आप नन ऑफ द अबव कर दो, क्योंकि पहले वाले में भी पैसा नहीं गया, आपके पास मशीन आए और आपने तो पैसा क्रेडिट में लियो, मतलब उधार में दियो। बट हाँ, मैंने उधार में लिया हूँ, ठीक है, लेकिन इसका पेमेंट इन फ्यूचर हो सकता है, इसका इन फ्यूचर हो सकता है, क्या वो करना ही पड़ेगा हमें, मतलब ये फंड ऑफ फ्लो है। ठीक है, फ्लो ऑफ फंड मतलब यहाँ से हमें पैसा देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो याद रखना कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, तो इसको समझना थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली मैंने आपको एक चीज़ शायद में भी क्वेश्चन बेटा गलत है, हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है, फिक्स असेट परचेस किया। एक्चुअली आप एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को इग्नोर कीजिए बेटा। ठीक है, इसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करूंगा और मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल इसे इग्नोर करो, क्योंकि फ्लो ऑफ फंड का मतलब अप्लीकेशन नहीं होता। ठीक है, फ्लो ऑफ फंड का मतलब सोर्स से होता है, पैसे के आने से होता है, और यह जितने भी एग्जाम्पल है वो थोड़े क्वाइट अलग अलग है। तो मैं एक बार चेक करूंगा, अंदर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, देयर इज़ अ प्रिंटिंग एरर में भी मैं चेक करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, जाने देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब आप बताओ कि इनमें से किससे आप पैसा जाता है। ठीक है, यूज़ कौन कौन सा है पैसे का, तो आप डिविडेंड का पेमेंट करोगे, ऑन शेयर कैपिटल एप्लीकेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्स एप्लीकेशन है, पेमेंट होगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, याद रखना एप्लीकेशन ऑफ फंड में इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्या बोला बेटा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल,
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वो हमारा होता है सोर्स। क्या होता है, सोर्स। पेपर में आता है बेटा, याद रखना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। तो ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इज ट्रीटेड एज, जो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन है वो ना ही हमारी करंट लायबिलिटी है, ना ही अप्रोप्रिएशन क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। करंट लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसको आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना हो, ज़रूरी नहीं है, प्रोविज़न है तो हो सकता है आप 2-3 सालों का टैक्स का प्रोविज़न बना लो। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इससे कोई पेमेंट करने वाले नहीं है प्रॉफिट का, हम बस प्रोविज़न बना के रखे, तो ज़रूरी नहीं हम करंट ईयर के प्रॉफिट से ही बनाए, हो सकता है ये सालों साल से चल रहा है। ठीक है, जब हम टैक्स का पेमेंट करते हैं प्रॉफिट में से, तब हमारा वो क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जब हम इसको क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, तो इस ओनली बस एक रफ अमाउंट लिखी जाती है, उसको अलग नहीं किया जाता, मतलब कैश कम नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना ये। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये सी आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है 36। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट आल्सो नोन एज, फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्या बुलाते हैं, तो फ्लो ऑफ फंड भी बुलाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन भी बुलाते हैं, सोर्स एंड यूज ऑफ फंड भी बुलाते हैं। ये नाम तो हमने सबने यूज़ किए, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा ही। देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से फंड फ्लो स्टेटमेंट के एग्जाम्पल कौन से है, ये पूछा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब एक्चुअली क्या है ये थोड़ा सा समझना। हम देखो, पहले कलेक्शन ऑफ डेटर्स बुलाया है इसने, दूसरा बोला है शेयर्स इशू फॉर कैश। तो मतलब आपको यह फंड फ्लो का मतलब क्या है, आपके पास या तो पैसा आना चाहिए या तो पैसा जाना चाहिए। ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात हो रही है। अगर कहीं इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है तो फंड फ्लो नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो जब कलेक्शन ऑफ डेटर्स, तो मेरे पास पैसा आया मतलब ये फंड फ्लो है। शेयर्स इशू फॉर कैश मतलब मेरे पास पैसा आया, क्या है, फंड फ्लो है। लेकिन शेयर अगेंस्ट इशू अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब एक हाथ से शेयर दिया और एक हाथ से मैंने मशीन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं आया, तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। शेयर इशू फॉर प्रॉपर्टी मतलब शेयर दिया और क्या लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए एंड बी। तो ये आपको ये क्वेश्चन ये समझाना चाहते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी इनफ्लो ऑफ फंड, किस में से इनफ्लो ऑफ फंड है, किससे आपको पैसा मिलेगा। तो इशू ऑफ डिबेंचर, एज ऑब्वियस आप डिबेंचर को इशू करोगे तो पैसा मिलने वाला है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, कन्वर्ट हुआ मतलब आपने क्या किया, आपने डिबेंचर को क्या बना दे, इक्विटी बना दी, मतलब डिबेंचर गया इक्विटी आ गया, तो पैसा थोड़ी ना आया। रिडम्पशन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन मतलब पैसा आया कहाँ, या तो पैसा गया, आउटफ्लो हुआ है, तो इनफ्लो तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिडम्पशन दिया, मतलब रिडम्पशन किया मतलब पेमेंट किया लॉन्ग टर्म लोन का, तो ये इनफ्लो नहीं बल्कि क्या है, हमारा आउटफ्लो है। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, ये तो ना ही इनफ्लो की कैटेगरी में जाता है ना ही तो आउटफ्लो की कैटेगरी में जाता है, तो एक तरीके का खर्चा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ओनली ए आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर का पार्ट बनने वाले हैं। हाँ, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस इस चैप्टर पे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर का वेटेज सेम होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस होकर इस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट असेट्स। करंट असेट्स तो फिक्स इन्वेस्टमेंट करंट असेट हो ही नहीं सकता, जो क्यों फिक्स बोल रहा है। ट्रेड पेएबल, क्या लिखा है, ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल है ना, पेएबल है, ट्रेड पेएबल मतलब होता है बिल्स पेएबल। चलो ये करंट तो है बेटा, ठीक है, याद रखना, ये बिल्स पेएबल जो है ना वो करंट तो है, लेकिन करंट असेट्स नहीं है, ये करंट लायबिलिटीज़ है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करंट क्या पूछा है आपको, करंट असेट्स पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये हमारी करंट असेट्स है, ये करंट असेट्स है, और फर्नीचर हमारी क्या है, फिक्स असेट्स है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो ये मैंने आपसे क्या किया, कुछ एमसीक्यू डिस्कस किया काय के मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आते हैं वो एडवांस स्टैटिस्टिक के आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वापस, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हो बेटा, एक्चुअली शेयर करने को इसलिए बोल रहा हूँ,
इसमें कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप पहुंच सकते हो, क्योंकि अगर आपके क्लास में अगर आप एक भी वीडियो देख रहे हो आप, तो आप 20 लोगों को बता सकते हो कि इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो जब आप पास होंगे तो वो 20 बच्चे भी पास होंगे। और इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा टेंशन ये नहीं था कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊँ, जस्ट मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब मेरी एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं अपनी नॉलेज को लोगों तक और भी स्टूडेंट तक शेयर करूँ। तो जस्ट आप वीडियो को लाइक नहीं करते कोई इशू नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूँ कि आप कमेंट कर लो, और दूसरी लास्ट में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि शेयर करो। कमेंट इसलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊंगा। दूसरा शेयर इस लिए बोलता हूँ कि ये वीडियो में जो बताया गया वो किसी और के भी क्या आ सके, काम में आ सके। सो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको शेयर करते हो सो डेफिनेटली आई एम गो फॉर मेक द न्यू वीडियो। जैसे उस लास्ट वाली वीडियो में कमेंट्स आया था मैनेजमेंट के लिए वीडियो बनाओ, तो मैंने मैनेजमेंट के लिए वीडियो बनाया, और लास्ट वीडियो में एडवांस स्टैटिस्टिक को भी लेके वीडियो बनाओ, ऐसा भी एक कमेंट आया था, उसको मैंने इग्नोर नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको शेयर करते हो तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्द एडवांस स्टैटिस्टिक के ऊपर भी वीडियो बना के आपके लिए ला के दूंगा। फिर भी और भी आपका कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोज़ आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं वेल ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर क्या करूँ, मैं आपके लिए एक वीडियो बना के ला के दूँ। सो पढ़ाई कीजिए, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। सो तब तक के लिए अलविदा, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।